हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा मेरे भाई, जहां पे आप लोगों ने हिस्ट्री में तबड़तोड़ तरीके से आप लोग एग्जाम देकर निकले होंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे थे सर कि हमारा 30 में से 30 सही हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स था कि ऑन एन एवरेज 25 और 28 के बीच में इनका एवरेज रहा। तो मैंने जिस तरह से आप लोगों को आपका इतिहास से रिलेटेड जिस तरह से मैं आप लोगों को तैयारी करवाया था, मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोगों को सोशियोलॉजी को भी इसी तरह से इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं लेकर चलूंगा। क्योंकि सोशियोलॉजी का अगर पेपर देखा जाए, मेनली अगर मैं सोशियोलॉजी की मैं बात करूं तो आपका 50% मिलता जुलता रहता है आपका पॉलिटिकल साइंस। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस प्लस आपका सोशियोलॉजी लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सोचिए कि एकदम कॉमन पार्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ इसमें टर्म है, कुछ कुछ ऐसा लैंग्वेज है जो आपको डायरेक्टली रट्टा लगाना पड़ेगा। तो फाइनली मैं चाह रहा हूं ना कि इस बार में जिसका भी आप लोगों का 2-3 मार्क्स छूट गया है आपका हिस्ट्री में, क्योंकि मेरे पास लगभग अभी तक 231 मैसेज आए हैं जिन्होंने कहा सर मेरा 30 में से 30 सही हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने कहा सर कि हमें 28 या 29 सही हुआ। तो जिनका भी लग रहा है कि हमें 2-1 मार्क्स घट रही है, वो इसका याद रखिएगा, भरपूर इसका प्रॉफिट उठाइए। ये जो मैं क्लास दे रहा हूं ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होगी सोशियोलॉजी से रिलेटेड। और मैं चाह रहा हूं कि 2 टाइम पे क्लास होना चाहिए, मैं चाह रहा हूं ना कि 3 टाइम पे क्लास होना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात हो ना, सब्जेक्टिव। लोग क्या करते हैं ना, सब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं कि सब्जेक्टिव है तो कुछ भर देंगे। नहीं मेरे भाई, आपके पास समय है, जब आपके पास जब बुद्धि है तो आप अच्छी तरह से ना चीजों को समझकर लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के सब्जेक्टिव का भी क्लास होना चाहिए। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए कि सर नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग को सब्जेक्टिव भी क्लास चाहिए। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अपना अपना राय जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं। और एग्जाम से पहले पहले मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊं। लगभग मेरे टीम ने, देखिए मेरा टीम बहुत मेहनत करता है, मेरा भाई बहुत मेहनत करता है, मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। चलिए मैं उन लोगों को हमेशा लंबी उम्र की कामनाएं करता हूं और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। और हमारे ये बहुत अच्छे मित्र भी है एक तरह का, क्योंकि हमारे साथ जब ये वर्क कर रहे थे हमारे मित्र भी बन चुके हैं। तो 3 स्टाफ है मेरे पास, जो कोई क्वेश्चन टाइप कर रहा है, कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर रही है, तो कोई वीडियो एडिट कर रहा है, तो कोई आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं ना। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है मेरे दोस्त कि हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। और हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, या याद रखिएगा, एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन मैं जरूर झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बदल डालूंगा। आज नहीं हो पाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि सर मैं आप लोग आपके सपोर्ट में हूं, आपकी टीम के सपोर्ट में है। हमारी टीम हमारे लिए बहुत मेहनत करता है मेरे भाई, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। बस सोचिए कि हमारी टीम की मेहनत है जो मैं आपके सामने खड़े होकर मैं आपके सामने बोल पाता हूं। जितना ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा चीज हमारी टीम के मेंबर द्वारा किए जाते हैं। बस आप लोग ऐसे तरह जितना ज्यादा हो सके आने वाले जनरेशन के लिए, जो भी क्लास 11 में है, क्लास 10 में है, उन लोगों को मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे इनवाइट करें और कहिए कि आप ओनली फॉर 399 रुपए में आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से पूरे साल भर का मतलब होता है सर 12 महीना आप कंटिन्यू यहाँ पे आप लोगों को एक बार पे करना है और 12 महीना आप लोगों को रगड़ कर स्टडी कराया जाएगा। तो आपके घर के आसपास में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 में हैं और 12 में अभी प्रिपेयर करना चाहेंगे, एग्जाम में तो पास हो ही जाएंगे, तो उनको कह दीजिएगा कि 1 अप्रैल से हमारे एप्लीकेशन पे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, याद रखिएगा, स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उन लोगों को बताइए कि एकदम फुल एंड फाइनल ऑनलाइन क्लासेस होगी, सुबह और शाम दोनों टाइम एकदम ऑनलाइन क्लास होगी, जहां पे आप अपना जो भी कठिनाई होगी, जो भी चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप उस दौरान पूछ भी सकते हैं। हमारी टीम के मेंबर आप लोगों को कमेंट देखेंगे। लेकिन इस साल तबड़तोड़ क्लास होगी सेशन 2024 से 25 के बीच में, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सर उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? जो उदारीकरण है इसका अर्थ क्या होता है? मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो 4 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। पहला, निजीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? चारों क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेना है। खैर मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। एकदम लैंग्वेज को साधारण भाषा में मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो चारों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो उदारीकरण से हमें तात्पर्य अर्थ निकलता है सर, याद रखिएगा, मुक्त बाजार व्यवस्था। क्या हो जाएगी? मुक्त व्यापार बाजार व्यवस्था।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है, याद रखिएगा किससे संबंध है मेरे भाई, तो किसान से। किससे? किसान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या आ जाएगी? किसान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक हमारे टीम के मेंबर ने 250 प्लस एमसीक्यू कलेक्ट किए हैं, 300 पार हो चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 301 अभी तक हुआ है। चलिए मेरे भाई अभी 301 आप लोगों के लिए तैयार हुआ है। मैं चाह रहा हूं ना कि एग्जाम से 2 दिन पहले सारा चीज को एकदम निचोड़ कर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। चलिए, C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? C2 जो है ना वो किससे जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा CPM से जुड़ा हुआ है। किससे मेरे भाई? CPM इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? CPM इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, आत्मसम्मान आंदोलन का प्रणेता कौन है? देखिए आत्मसम्मान आंदोलन के जो प्रणेता है ना वो हो जाएगी हम लोग का रामस्वामी नायक। क्या हो जाएगा? रामस्वामी नायक, और ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है? आपके पेपर में सब्जेक्ट में पर्यावरण से क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? सबसे पहला याद रखिएगा कि पर्यावरण से संबंधित आपसे आएगा कि पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषण हो रही है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं ना, तो मैं बात करूं जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और उसके बाद वायु प्रदूषण, इन सब में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इन चारों प्रदूषण में सबसे ज्यादा हानिकारक किस प्रदूषण से सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है, तो आपको चीख के बताना है। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा वायु प्रदूषण। क्या बताएंगे मेरे भाई? वायु प्रदूषण। तो बोल सकते हैं सर आपसे पूछा गया है निम्न में से आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण से किससे जुड़ा हुआ था? तो चिपको आंदोलन मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा ये चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे कि जब लोग चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है समझिएगा, जब लोग पेड़ों को काटने के लिए आते थे तो आपका चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड की जो महिलाएं थे वो क्या करते थे, पेड़ों से आकर चिपक जाते थे और यही कहते थे कि पेड़ को काटने से पहले हमें कटना होगा। और अगर इसका प्रणेता अगर प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। मैं जो चीज बोल रहा हूं एकदम नोट डाउन करते रहिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा इसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है, तो बताएंगे सर सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर, भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है? भारत में जनाधिक्य का जो मूल्य कारण है मेरे भाई, याद रखिए उसका मूल्य कारण जो हो जाएगी ना, बोलेंगे सर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। क्या हो जाएगी? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो बताएंगे सर सरोजिनी नायडू। किसकी पहचान है? याद रखिएगा क्या पूछा गया? नारीवादी। नारीवादी का मतलब समझ में आ रहा है ना, महिलाओं का पावर। क्या? नारीवादी का मतलब ह्यूमन नहीं बल्कि ओमेन पावर। क्या मेरे भाई? ओमेन पावर, ठीक है। पुरोधा के रूप में किनकी पहचान की जाती है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को ही ना भारत का कोकिला कहा जाता था। क्या? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कोकिला। क्या मेरे भाई? भारत का कोकिला। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि भारत का कोकिला जो है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किसको मेरे भाई? सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। लेकिन पूछा जाता है ना ये किसने कहा है, तो बताएंगे सर ये कहा था, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखिएगा मेरे भाई, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था मेरे भाई, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को किसने कहा था, तो बताएंगे महात्मा गांधी ने। नोट डाउन कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया है? छुआछूत हम लोग बोलते हैं ना सर कि किसी भी जाति को जो लोअर कास्ट का होता है ना वो हायर कास्ट का लोग कहते हैं दूर हट दूर हट दूर हट। ये सब हम लोग ज्यादा जानते हैं ग्रामीण इलाके में देखते हैं, ग्रामीण इलाके। मैं वो जाति का नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारा हुआ है, पर उस समय मेरे अंदर में नॉलेज नहीं था। क्या? उस समय मेरा नॉलेज नहीं था, और नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है। बस याद रखिएगा, नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है। मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोगों के अंदर में इतना क्षमता हो जाए मेरे भाई, संविधान को जब पढ़ेंगे ना, संविधान को, पार्लियामेंट के बारे में, दुनिया के किसी के बारे में जब आप संविधान को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हमारे ऊपर कैसे शोषण हो रही है, हमारे ऊपर किस तरह से अपराध बनाकर हम लोगों को बनाए रखा है सरकार ने, ठीक है। याद रखिएगा संविधान में इतना अच्छी तरह से सारा चीज को लिखे गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे छुआछूत कर रहे हैं तो आप आर्टिकल, अनुच्छेद, याद रखिए अनुच्छेद 17 के तहत आप जाकर
याद रखिएगा आपने नजदीकी थाना, क्या नजदीकी पुलिस स्टेशन पे उनके नाम पे कंप्लेंट कर सकते हैं और कहिएगा जाके कि जो भी व्यक्ति आपसे छुआछूत कर रहे हैं आपके घर के आसपास, उनका नाम बता दीजिएगा कि ये घाट था, ये हमसे छुआछूत कर रहे थे। ये आर्टिकल भारतीय संविधान की खूबसूरती है। भारत का संविधान 3 चीजों से बना हुआ है मेरे भाई, याद रखिएगा। पहला आपका 300+ अनुच्छेद, जैसे हम लोग इंग्लिश में याद रखिएगा अनुच्छेद को हम इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। 22 भाग, याद रखिएगा भाग को हम लोग सर इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 अनुसूची, क्या 12 अनुसूची, 12 अनुसूची का मतलब होता है अनुसूची मेरे भाई। अनुसूची का मतलब इंग्लिश में इसको शेड्यूल बोलते हैं, क्या। इन्हीं तीनों चीजों से ना याद रखिएगा चलता है भारत का संविधान। ये 3 चीज है। भारत में कितना अनुच्छेद है 395+। भारत में कितना भाग है, भारतीय संविधान में कितना भाग है 22 भाग है। भारतीय अनुच्छेद में अनुसूची कितना है तो बताएंगे सर 12 अनुसूची है। इन्हीं तीनों से भारत का संविधान को निर्माण किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सर नजदीकी थाना में जाकर कहना कि हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, मैं इतना डीपली से इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तब लिख सकते हैं, तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर छुआछूत करे तो भारत के संविधान की एक खूबसूरती है कि वो अनुच्छेद 17 के तहत उनके नाम पर थाना पे जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है। मेरे भाई मैं एक बात बता दूं, अगर हरित क्रांति को भारत का जनक कहा जाता है, क्या भारत का जनक कहा जाएगा। भारत का अगर 2 चीज आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भारत का एक विश्व का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर बोलेंगे सर डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन, डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन, याद रखेगा स्वामीनाथन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर बर्लॉग। किसको मेरे भाई याद रखिएगा, डॉक्टर बर्लॉग, ठीक है। बर्लॉग लिख दिया मैं, चल सही कर लीजिएगा, ठीक है। बर्लॉग। 2 चीज, पहला हरित क्रांति का जनक याद रखिएगा मेरे भाई, हरित क्रांति का जनक कौन था तो बताएंगे सर भारत में पूछा जाएगा तो भारत का हो जाएगा डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर बर्लॉग। अगर आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति किस शताब्दी में शुरू हुई थी, याद रखिएगा तो शताब्दी दशक था मेरे भाई 1960 के दशक में, याद रखिएगा क्या हो जाएगी 1960 के दशक में, लगभग देखा जाए तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का जो एक्सप्लेन करने की जो समझाने का तरीका होती है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बेस्ट लगे तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ना लगे ना फिर भी कमेंट कीजिएगा कि सर आपके अंदर में ये चीजें कमी रह गई है, आप जल्दी से पूरा कर लीजिए। मैं कोई महान इंसान नहीं हूं मेरे भाई, मेरे अंदर में भी कमी है, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर में भी कमी है। मैं जानना चाहता हूं ना क्या ऐसा कमी रहेगी, ताकि आपके आने वाले जो छोटे भाई बहन आपके होंगे उन लोगों को मैं भरपूर शिक्षा दे सकूं, भरपूर आनंद के साथ पढ़ा सकूं, मैं ये चाहना चाहता हूं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर एक क्वेश्चन में बता दूं, आप लोगों ने सुने होंगे ना गरीबी हटाओ का नारा, क्या गरीबी हटाओ का नारा किसके शासनकाल में हुआ था तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, क्या गरीबी हटाओ का नारा। अगर आपसे पूछा जाएगा ना किस पंचवर्षीय के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिए गए थे, मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, मेरा मुंह मत ताकिए, लिख लीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बताएंगे सर गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है तो याद रखिएगा पंचवी पंचवर्षीय, याद रखिए क्या पंचवर्षीय, याद रखिए मेरे भाई पंचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखिएगा मेरे भाई गरीबी हटाओ का नारा पंचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। किसके शासनकाल में तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी। किसके मेरे भाई इंदिरा गांधी। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम पूरा कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए हिस्ट्री की तरह 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, इसलिए मैं मेहनत करवा रहा हूं, पैसेंस से बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग ओवर स्पीड चाहिए तो बता दीजिएगा। अब तो सर किसे सीमांत मानव क्या अवधारणा दी गई है तो बताएंगे सर रॉबर्ट पार्क को। किसको रॉबर्ट पार्क, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगाज करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गया है। पश्चिमीकरण की अवधारणा जो है ना श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। किसके मेरे दोस्त याद रखिएगा श्रीनिवास के द्वारा तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जातीय पूर्वग्रह का क्या अर्थ होता है। जो जातीय है पूर्वग्रह का अर्थ क्या होता है, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। बोल सकते हैं सर हम लोग का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से पारिवारिक का विशेषता क्या। एक परिवार जो होती है ना उसकी क्या विशेषता है। आपके घर में भी परिवार है, मेरे घर में भी परिवार है, तो एक परिवार में
एक फैमिली में क्या क्या विशेषताएं हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, सीमित आकार। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। जो बहुपति विवाह है, याद रखिएगा बहुपति विवाह जो होती है ना वो टोंडा, क्या मेरे दोस्त, टोंडा जनजाति में पाया जाता है। कौन सी जनजाति में, टोंडा जनजाति। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर राष्ट्रवाद का अर्थ है। देखिए आप सभी को पता है मेरे भाई कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है ना कि अपने राष्ट्रवाद में, तो देखिए सामान्य सामाजिक का ये तो भूमि से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल ये भी भूमि से मतलब जाति से संबंधित ये भी नहीं होगा। सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि ये भी भूमि से है, तो बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर कि चाचा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मेरे भाई चाचा जो होते हैं ना, चाचा, हम लोग चाचा किसको कहते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए नातेदारी। ठीक है, नातेदारी अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि थोड़ा सा हमें बता दीजिए, सॉरी अगर थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाएगा कि नातेदारी, क्या मेरे भाई अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाएगा कि नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो खुद के बताएंगे मेरे भाई कि नातेदारी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। देखिए नातेदारी पहला प्रकार में कौन कौन आते हैं समझिएगा, एक एक बात को एकदम इत्मीनान से समझिए। सबसे पहले नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में आपको बताना है सर 3 प्रकार के होते हैं। जिंदगी में याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी नातेदारी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नातेदारी 3 प्रकार के होते हैं। पहला नातेदारी में प्रथम नातेदारी, प्रथम नातेदारी, द्वितीय नातेदारी या तृतीय नातेदारी। प्रथम नातेदारी में कौन कौन आते हैं, मैं, कौन, मैं मतलब आप, आपका याद रखिएगा माता मतलब मम्मी, और उसके पापा, क्या आ जाएगी, पापा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका भाई, आपका भाई मतलब आपका कोई भी भाई है, बहन है, वो आ जाएंगे। मतलब आप देखिए, आपके मैं बात करूं ना, अगर नातेदारी तो बिल्कुल खूनी संबंध है। नातेदारी का अर्थ होता है संबंध, क्या होता है, खूनी संबंध। ठीक है, अ ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो देखिए अगर प्रथम नातेदारी की मैं बात करूं तो प्रथम नातेदारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है। ठीक है, तो समझ जाइएगा। पहला मैं, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी होगी वो आएंगे, माता आएंगे सर, मेरा पापा आएंगे, बस इतना समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोला हूं। मेरे भाई अगर है तो मेरा भाई, मेरा बहन है तो मेरा बहन, या मेरा पापा और मेरा मम्मी। ठीक है, आते हैं सर अगला में कौन आएगा सर, याद रखिएगा इसमें आएगा सर मेरा चाचा। मेरा चाचा किसको कहेंगे मेरे भाई, चाचा में से मेरे पापा का भाई, तो मैं उसको चाचा कहूंगा। मेरा चाची, क्या आएगी, चाची, चाची के बदले से मेरा फुआ, क्या आएगी, आपका फुआ। ठीक है, ये द्वितीय नातेदारी में था, फुआ, फूफा, फूफा, है ना, ये सब आते हैं सर द्वितीय नातेदारी में, मतलब एक स्टेप ऊपर में। पहला स्टेप में सर प्रथम नातेदारी, मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, माता, पिता। उसके ऊपर में आते सर मेरा भाई, मेरे पापा का बहन होगा, मेरे पापा का बहन के अलावा कौन होगा, तो बताएंगे मेरे पापा का बहन के अलावा मेरे पापा का भाई होगा, तो मैं बोल सकता हूं सर उसको चाचा, ये फुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर द्वितीय नातेदारी। तृतीय नातेदारी में कौन आएंगे सर, जैसे नानी, क्या देखिए, नानी, नाना, क्या, नानी, नाना। ठीक है, नानी, ना, ठीक है, ये सब आएंगे, मामा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि चाचा कौन सा नातेदारी है, तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस करवाया है, एक बार आप लोग आंसर बताएं कि अभी हम चाचा कहां डिस्कस करवाएं, सर द्वितीय नातेदारी में। तो मेरा द्वितीय नातेदारी हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, याद हो जाएगा ना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। पैसेंस रखिए, पंचायत राज्य में कितना स्तर होते हैं। पंचायत राज्य व्यवस्था के बारे में ना मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, समझ आइएगा। पंचायत राज्य व्यवस्था के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाएगा, मैं बोल रहा हूं या लिखूं, आप लोग एक बार बता दीजिएगा। देखिए पंचायत राज व्यवस्था जो है ना मेरे भाई, याद रखिएगा, वो सबसे पहले कहां पे शुरू किया गया था, राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान में। राजस्थान में एक जिला का नाम था मेरे भाई, जिला का नाम नागौर जिला था, याद रखिएगा मेरे भाई, नागौर जिला था। लेकिन कब किया गया था सर, 1959 को, याद रखिएगा सर 1959 को किया गया था। कौन सा समिति था सर, समिति, किस समिति की सिफारिश पर, समिति, किस समिति के सिफारिश पर क्या था, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। मैं क्या क्या बोला हूं समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए थोड़ा सा पंचायत राज व्यवस्था किस समिति के तहत किया गया था, इनकी स्थापना, तो बताएंगे सर बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाएगा कहां पे सर्वप्रथम लागू किया गया था, राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा जिला में, नागौर जिला में।
कब किया गया था सर, कब? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959। क्या 2 अक्टूबर? पूरा डेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन के ही समय किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सा समिति के तहत? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा स्तर था? देखिए मेरे भाई, कितने स्तर के थे, स्तर कितने स्तर का ये समिति जो है ना बनाया गया था, याद रखिएगा ये समिति जो बनाए गए थे वो कितने स्तर का था? तो बताएंगे सर त्रिस्तरीय। क्या मेरे भाई याद रखिएगा, सॉरी त्रिस्तरीय हो जाएगा। क्या जगह? त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय का हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना। तो 3-4 क्वेश्चन में बताऊं, सारा चीज को एकदम रगड़ के डालना है। क्या सारा क्वेश्चन इनको एकदम तबड़तोड़ तरीके से आप लोग कर लेना एग्जाम से पहले। तो पंचायत राज व्यवस्था कितना स्तर में विभाजित है? मैंने बताया अभी जस्ट। तीसरा, क्या मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सही है, या तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊं और आंसर, क्वेश्चन बताऊं आंसर? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ये जो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सही है आप लोगों के लिए? एक बार कमेंट कीजिएगा। या तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बनाना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो बताएंगे सर वो विकसित करने वाला था कौन? तो बताएंगे सर याद श्रीनिवास। ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो किया था ना, याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने किया था। किसने? बिरसा मुंडा। हो सके अगर आपके पेपर में आ जाए संथाल विद्रोह, याद रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुए थे? 1855 में। इसको भी थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1855 में हुआ था। ये कहां पे हुआ था? तो बताएंगे सर झारखंड में। लेकिन किसने किया था? तो सिद्धू और कानू दो भाई ने मिलकर संथाल विद्रोह के प्रति आंदोलन किया था। ठीक है, 1855 में। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायती समिति का अध्यक्ष होता है प्रमुख। कौन होता है? प्रमुख। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है मेरे भाई किससे संबंधित होगी? वृक्षों की रक्षा के लिए। किसके लिए? वृक्षों की रक्षा के लिए। ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा था कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? विर्थ ने कहा था। किसने कहा था? ये सब क्वेश्चन आपको रट्टा लगाना होगा, इसके लिए कोई और उपाय नहीं है। जितना भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगी आपको देखना होगा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? सबसे पहले ना आपको तो एक बात पता होना चाहिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। क्या मेरे भाई? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं। मैं चाह रहा हूं ना कि 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड में बता दूं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, इन 4 प्रकार में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बताएंगे सर ऋग्वेद सबसे पुराना। लेकिन आपसे पूछा गया ना मेरे भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट के अंतर्गत आते हैं ये सब, कि जाति व्यवस्था का उत्पत्ति किस वेद में वर्णित है? बताएंगे सर समवेद में। कहां पे? समवेद। इसका मेरा दोस्त बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत किया है? तो बताएंगे सर एल्विन ने किया था। किसने? एल्विन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉम्टे को। याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे, इसका पूरा नाम याद रखना है अगस्त कॉम्टे। क्या मेरे दोस्त? अगस्त कॉम्टे। क्या? अगस्त कॉम्टे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना, घबराना नहीं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्या मेरे भाई? याद रखिए स्थापना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885। इसको पहला बात याद रखना है। किसने किया था? उसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था मेरे भाई? A.O. ह्यूम। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने किया था। याद रखिएगा। क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा अगर आपसे पहला पूछा है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? पहला मुस्लिम पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस पार्टी का? बदरुद्दीन। क्या? बदरुद्दीन। क्या मेरे भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या हो जाएगा? तैयब जी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है, ठीक है ना। चलिए सर, ग्रामीण एवं नगरी समाज को पृथक करने का आधार है ग्रामीण और नगरी। मान लीजिए हम लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं और कोई जैसे रांची में रह रहे हैं, वो क्या है? नगर सिटी में रह रहे हैं। तो वही पे आपसे कह रहा है कि ग्रामीण एवं नगरी जनसंख्या समाज के पृथक करने का आधार क्या है? तो बताएंगे सर उपभोग की प्रवृत्ति। क्या हो जाएगी? उपभोग की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ना, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवसाय की प्रकृति। क्या हो जाएगी? व्यवसाय की प्रकृति होगी। क्यों? क्योंकि ग्रामीण के लोग
याद रखिएगा कृषि करते हैं, लेकिन शहरी लोग उद्योग करते हैं। तो बोल सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल्य कारण है। क्षेत्रवाद की समस्या का जो मूल्य कारण होते हैं सांस्कृतिक भिन्नता। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है। जो मेहर शब्द है याद रखिएगा मुस्लिम से संबंधित है। किससे मेरे भाई, मेहर शब्द जो होती है ना वो मुस्लिम धर्म से बिल्कुल ये रिलेशन रखते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों के लिए अभी तक 30 क्वेश्चन बताया हूं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई क्लास 11 में है मेरे भाई, उन लोगों को जरूर बता दीजिए कि मिसाइल क्लासेस की ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेंगे, और उन लोगों को बताइए जरूर कि जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 1 अप्रैल से हमारे याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के लिए सेशन 2024 से लेकर 2025 का जो आप लोग का सेशन है इसका क्लास स्टार्ट हो रही है। ओनली फॉर 399 रुपए में क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव लेक्चर, सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, ब्लूप्रिंट, सिलेक्टेड पेपर, टेस्ट सीरीज, सारा चीज आपको इसी में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो एक बार जरूर उन लोगों को इनवाइट करें ताकि, और मैं मिलता हूं ना आप लोगों का क्लास, अगर जैसा भी आप लोगों को लगा रिस्पांस जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा अच्छा देना है, बुरा लगा बुरा देना है, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में नहीं आया तो आपको वो भी बता देना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी का क्वेश्चन कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।